नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी डिलाइट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 16। तो अब तक हमने 15 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करा दिए हैं और आप उन्हें चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है साथियों, वो है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो नेशनल पार्क से एक प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो किस राज्य में है। तो वो है उत्तराखंड में। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। आइए अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं साथियों। तो व्याख्या में है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना पार्क है। ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कोई है तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। स्थापना कब हुई साथियों? 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापना की गई। इसका तात्पर्य यह है कि जब इसकी स्थापना हुई तब इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। वर्तमान समय में बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो आप लोग ध्यान देंगे कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में। पहले इसका क्या नाम था? तो हैली नेशनल पार्क, और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि किस राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक है। तो आरक्षित वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। हमारा अगला प्रश्न साथियों कि जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा पेड़ है जो कि उपयोगी है। तो जैव विविधता को कम करने के लिए प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जिसका हिंदी में साथियों नाम है बिलायती बबूल। तो गांव देहात में बिलायती बबूल होता है, तो इसका जो प्रयोग है जैव विविधता को कम करने के लिए ये उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है साथियों, पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन था कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरो में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आयोजन क्यों किया गया था? तो ग्लोबल वार्मिंग जो खतरा था, तो पृथ्वी का जो बढ़ता हुआ तापमान था, इससे बचने के लिए इसका सम्मेलन किया गया था। आप लोग ध्यान देंगे, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रियो डी जेनेरो। ये है कहाँ पे साथियों? तो ब्राजील में है। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान देंगे, इस सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में किस एक मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो ज़्यादातर जो प्रवासी पक्षी हैं वे शरद ऋतु में उत्तर से पश्चिम मार्ग का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोडियस प्रजाति माता पिता की देखभाल दर्शाती है। तो मीठे पानी के सम्मुख को जिम्मेदारी हस्तांतरित करके। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है साथियों कि कौन सी गैस है जो कि अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, तीनों है साथियों। तो क्या हमारा सही जवाब होगा? तो एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से एक से अधिक, ये जो है ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस है। साथ ही साथ जलवाष्प भी इनमें शामिल है, ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। हमारा जो अगला प्रश्न साथियों वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बार बार पूछा जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। किसकी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत कब की गई? 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है साथियों कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है। तो जो वातावरण है वो मुख्य रूप से दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके नजदीक है। तो दिए गए विकल्पों में जयपुर के नजदीक है। किसके नजदीक है? जयपुर के नजदीक है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्र भूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो साथियों गुजरात है। कौन सा है? गुजरात जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
3 कथन दिए गए, हमें बताना है इनमें से कौन कौन सा कथन सही है साथी। पहला है भारत में बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चालू की गई, बिल्कुल सही है। अभी हमने पिछले प्रश्न में बताया था प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है, ये भी सही है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का कार्यक्रम, ये भी सही है। कौन कौन सही है? तीनों सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, तीनों कथन बिल्कुल सही कथन है। हमारा अगला प्रश्न है कि ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? तो ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरण। और इससे क्या है, ये पृथ्वी का रक्षा करती है। क्यों? क्योंकि पराबैंगनी किरणें ये हानिकारक किरणें होती हैं, इनसे जो है हमारी रक्षा ओजोन परत करती है। तापमान और घनत्व की विविधता के अनुसार वायुमंडल जो है साथियों इसे 5 परतों में विभाजित किया गया है। इसमें से जो ओजोन परत है साथियों, ये वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट है ओजोन परत संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को, आप लोग ध्यान देंगे। एक तो पर्यावरण दिवस है, सभी जानते होंगे 5 जून, कब मनाते हैं? 5 जून को। और ओजोन परत संरक्षण दिवस अगर पूछेगा तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं बनता है? तो सौर ऊर्जा का उपयोग। जो सौर ऊर्जा का उपयोग होता है वो प्रदूषण रहित होता है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। बाकी रबड़ के जलने से प्रदूषण होता है, पेट्रोल के जलने से भी होता है, सौर ऊर्जा के उपयोग से कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो यह एक स्वच्छ स्रोत माना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है जैव निम्नीकरणीय कचरे को किसकी मदद से उपयोग पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो साथियों जीवाणु। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? न्यूनतम यानी कम से कम, सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण इसमें से किससे होगा? डीजल से ज़्यादा होगा, कोयला से भी होगा, मिट्टी के तेल, किंतु हाइड्रोजन से जो होगा बहुत ही कम मात्रा में होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा हाइड्रोजन। आगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो साथियों वायुमंडल में ऊष्मा की वृद्धि इसका तात्पर्य है ऑप्शन नंबर बी। ग्रीन हाउस प्रभाव से तात्पर्य है कार्बन डाइऑक्साइड है साथियों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड कारण ऊष्मा में वृद्धि होती है, और ये वो प्रक्रिया जो सौर विकिरण को आने वाली लघु तरंग दैर्घ्य को तो आने देती है, लेकिन जब वापस पृथ्वी से जो दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण है उसे अवशोषित कर लेती है, जिससे वायुमंडल धीरे धीरे गर्म होने लगता है। नेक्स्ट है कि जैव विविधता क्या है साथियों? तो एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव, इनकी जो विविधता है यही जैव विविधता होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है अजैव निम्नीकरणीय कचरे से छुटकारा पाने के सर्वोत्तम समाधानों में से एक है, क्या है? पुनर्चक्रण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।